हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विद अतुल में। कल मैंने संसदीय व्यवस्था पढ़ाई थी। आज मैं केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन और उनके अधिकारी। केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार की, प्रादेशिक सरकारों का मतलब राज्य सरकार का गठन और उनके अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 75(1) याद रखिएगा, आर्टिकल बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर करेगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेने का दावा करता है या उसके जीत लेने की संभावना होती है, उसी को मतलब एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 53(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75(3). ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल जो होता है उसका वो प्रधान होता है। अब प्रधान मतलब प्रधानमंत्री जो होता है उसका प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। ठीक, पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को उससे लगा के 27 मई 1964 तक। फिर गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। फिर इसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। फिर चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक मतलब प्रधानमंत्री रहे। आगे चलते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996
तक प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें कहा जाता है कि ये 13 दिन के प्रधानमंत्री थे। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। फिर मनमोहन सिंह 22 मई अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। ध्यान दीजिए, मैं गलत बोला था। और मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं। मतलब कहने का कैबिनेट या मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट ही मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के प्रधानमंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। मतलब आर्टिकल 77(1) में कहा गया है कि कोई भी कार्य, समस्त कार्यपालक और कार्रवाइयाँ जो भी होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और ये भी अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को संसूचित मतलब उनको सूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 78। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है। देखिए, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति का समय होता है या नियुक्ति की जाती है तो उस समय जरूरी नहीं कि वो किसी सदन का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। ठीक है, आवश्यक होगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री जो अगर ऐसा होता है कि वो 6 महीने के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो 6 माह बाद वो उस पद से हट जाएंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन मतलब लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी
हो सकता है। मतलब वो लोकसभा के साथ साथ और उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। मतलब लोकसभा का है अगर वो सदस्य है तो, और वो उच्च साथ साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। यहाँ तक कि दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। 6 महीने के भीतर, ये याद रखिएगा। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। मतलब लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के तहत, मतलब कहने का मतलब कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध है, यानी मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिमंडल जो है, यानी जो पूरा प्रधानमंत्री सहित पूरा एक मंत्रिमंडल बनती है। अगर उस विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो उसके लिए अगर लाना चाहती है तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा इसका निर्णय मतलब कि कोई पद है संसद और विधानमंडल की सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद अथवा नहीं इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि कानून मंत्री थे। ठीक है, विधि मतलब कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी नियुक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हुई है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। चौधरी चरण सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो थे ये 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे। मतलब 6 महीने के लिए इनका 6 महीने का कार्यकाल ही हुआ। जब लोकसभा की बैठक मतलब जो लोकसभा की बैठक होती है तो उसके पहले ही इनका ये मतलब प्रधानमंत्री का पद से हट गए थे। ठीक है, आई के गुजराल का मुख्य योगदान पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने वाली विदेश नीति गुजराल डॉक्ट्रिन है।
गुजरात डॉक्ट्रिन है। नई आर्थिक नीति 1991 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय आई थी। नई आर्थिक नीति, ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक नीति 1991, नई आर्थिक नीति याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय आई थी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। केवल एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग अनुच्छेद याद रखिएगा 352 के खंड 3 में किया गया है। ठीक है, आगे, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान, ये बहुत फेमस नारा है, आप लोग जानते भी होंगे किसने कहा था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, ने दिया था। वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री, वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान शब्द जोड़ा। अब यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो गया। ओके, चलिए आगे। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब ये है स्टेटमेंट है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, इसे महान्यायवादी भी कहते हैं, की नियुक्ति करता है। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल का मतलब समझिए महान्यायवादी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई में तो वहाँ पूछता है इस क्वेश्चन। भाग ले सकता है, बोल सकता है। देखिए, भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें हम सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं, उनके दायित्व के निर्वहन में सहायता, जैसे मतलब सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। देखिए केंद्र सरकार में क्या होता है, महान्यायवादी, ठीक। इन कानून विषय पर राज्य सरकार में कौन होता है, एडवोकेट जनरल, जिसे केंद्र सरकार में हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, यही राज्य सरकार में इसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वहाँ पे देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझें। अटॉर्नी जनरल को की नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165 के तहत। वहाँ पे क्या था, वहाँ अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए, यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल जो थे वो केंद्र सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार था, ये राज्य सरकार का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बोलते हैं कल मैंने पढ़ाया भी था इसको, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल क्या है, 148(1). ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। यानी कि वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है या अधिकतम 65 साल की उम्र तक सेवारत रहता है। ठीक, कैग, ये देखिए कैग उसी रीत से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से जिन आधारों पर उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महालेखा परीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। महालेखा परीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण और अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और आर्टिकल विशेषकर ध्यान दीजिएगा इसका। संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे आप कहते हैं शॉर्टकट में, संसद का प्रतिनिधि होता है। संसद का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे।
भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। देखिए, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग संघ एवं राज्यों की लोक निधियों के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों का राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसको एक बार और आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। कह रहा, संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष ये करता है, राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, कैग। ठीक है। और ये आर्टिकल किसके तहत है? अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों जाने रहे आप, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है। ये आपको हमने पढ़ाया भी है। और ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसद किस आर्टिकल के तहत मिलकर बनती है? तो आप अनुच्छेद 79। संसद अगर बोले तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। याद रखिएगा, संविधान की अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 राज्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, ठीक, देखिए अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, फिर से पढ़िएगा। देखिए, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले, राष्ट्रपति द्वारा कौन, कितने, 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। तो टोटल कितने हुए? 250, यानी राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिखा? राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में है। एक चीज़ आपको बता दें, भाग और अनुसूची ये पूरा रट लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कौन कौन से हैं? साहित्य में, विज्ञान में, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
12 सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। देखिए मनोनीत पूछता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है, तो यह याद रखिएगा अनुच्छेद 80(1) के तहत। ठीक, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। आपको बताए थे उसमें से 238 सदस्य जो निर्वाचित होके आते हैं, जो राज्य सरकार या राज्यसभा, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, तो इसीलिए अधिकतम संख्या कितनी राज्यसभा में होती है? 250। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। आगे राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदस्य है। देखिए अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3। जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 83 के परंतु के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में, मतलब कि जब कभी आपातकाल की उद्घोषणा हो जाए तो प्रवर्तन में रहने के दौरान, जब आपातकाल की घोषणा यानी आपातकाल रहे तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में कितनी? 30 न्यूनतम, मतलब वहाँ की, और न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा में आपकी 25। तो ये देखिए, तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार का जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। मतलब कोई भी कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ता है, उस चुनाव में अगर वो वैध मत का मतलब मान लीजिए अगर 100 आपको बता दें, मान लीजिए 60 वोट वैध मत है। ठीक है,
वैध मत में अगर 1/6 भाग, 1/6 का मतलब समझ लीजिए 10 वोट अगर वैध मत का 10 वोट वो नहीं प्राप्त कर पाता है तो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाएगी, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा जनता की सभा होती है, याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित से चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 552 होती है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552, जिसमें से 530 तो राज्यों, 20 संघ राज्यों की, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रभावित होने के बाद राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 530 से घटकर 524 हो जाएगी, 524 है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित होगा, ठीक है, ठीक है, यानी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह के से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की बैठक, ठीक है, एक सत्र की बैठक, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र, अंतिम बैठक और आगामी जो आने वाली सत्र की बैठक के बीच में जो है सिर्फ 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, अधिकतम अंतराल होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं इसको दोहराता हूँ। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता, क्योंकि ये वो क्या है, एक स्थायी सदन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद, एक पूरा मंत्रिमंडल है यानी मंत्रिपरिषद है की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। 89(1) में उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, प्रदेश सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। उसका राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथा शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम
14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी जाए। ठीक है, देखिए लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं, किंतु इसका ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय से कम से कम मिनिमम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी जाए। ठीक है, चलिए आगे। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेंट स्पीकर के रूप में नियुक्त राष्ट्रपति करता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। देखिए इसको याद करिए, समझिएगा। कह रहा नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं के चुनाव से पूर्व यानी पहले सदन के समांतर सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य जो लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य होते हैं को प्रोटेंट स्पीकर के रूप में नियुक्त राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ, जो नवनिर्वाचित हुए हैं सदस्य उनको शपथ दिलाता है और स्पीकर के चुनाव तक सदन की सदस्यता करता है। ठीक है, चलिए आगे। अनुच्छेद 96(2) के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। देखिए अब इसको समझिए। लोकसभा का अध्यक्ष उसे पद से हटाने से के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है। पद से हटाने के लिए मतलब हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष विपक्ष के वोट बराबर, किसी विषय के संदर्भ में, याद रखिएगा, किसी विषय के वोट क्या है? बराबर। वोट क्या है? बराबर होने के कारण टाई की स्थिति में, कहते हैं टाई हो गया, टाई की स्थिति में अनुच्छेद 103 यानी 103 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ और आर्टिकल याद रखिएगा। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। आगे चलते हैं। लोकसभा स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, ये देखिए बहुत फैक्ट क्वेश्चन है ये कि लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की
अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है। ठीक, ध्यान, फिर एक बार मैं इसको बार बार दोहराता हूँ एक बार और। अनुच्छेद 104 के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह, ठीक है, जब वह संसद के एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं रहता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का उपबंध है। देखिए, यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। सॉरी, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चयन अंतिम होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी आपने पढ़ा था। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत फैक्ट क्वेश्चन है ये। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता 109 के अनुसार। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, ठीक है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकता। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकता। यह आपको हम अगली क्लास में भी पढ़ाए थे कि मनोनीत सदस्य क्यों इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसे राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। इसलिए दे सकता है क्योंकि इसको उपराष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। शून्य बजट सबसे पहले 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया। शून्य बजट याद रखिएगा, शून्य बजट सबसे पहले 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, शून्य आधारित बजट में गत वर्ष के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी
किसी भी कार्य या परियोजनाओं या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता। शून्य बजट में प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आएगा। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभा के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, मतलब भारित का मतलब ये भारत की संचित निधि के ऊपर खर्च है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने मैंने बताए ये इन्हीं से इनको वेतन पेंशन मिलता है। ठीक है, भारत की संचित निधि पर। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। अगर मान लीजिए अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो उस संयुक्त बैठक में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रमुख राज्यों की लोकसभा सीटें कहाँ किस राज्य में कितनी हैं इसके देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बहुत है, सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, याद रखिएगा 80 है, देश में सर्वाधिक सीट है। फिर महाराष्ट्र है, यहाँ पे 48 सीट है। पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे लोकसभा की सीटें 42 हैं और बिहार में 40 हैं। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन ये पूछता है, और ये विशेषकर तब पूछता है मिलान करने के लिए, बहुत ज़्यादा पूछता है ये, सुमेलित करने के लिए। तमिलनाडु में 39 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, कर्नाटक में 28 सीट है लोकसभा की, गुजरात में 26 है लोकसभा की सीट, राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। उड़ीसा में 21 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है, असम में 14 सीट है और पंजाब में 13 सीट है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र क्रमशः लद्दाख, लोकसभा निर्वाचित क्रमशः लद्दाख है 1,72,374 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 55,074 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 41,414 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल पूर्व 39,704 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल पश्चिम 39,613 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लक्षद्वीप है, यहाँ 30.29 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो राज्यसभा के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित
सॉरी जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र क्रमशः मल्काजगिरी 29,53,915, गाजियाबाद 22,63,961, बेंगलुरु 22,29,063, उन्नाव 21,10,388 और उत्तर पश्चिम दिल्ली 20,93,922 है। जबकि इस दृष्टि से सबसे छोटे 2 सीटें हैं लक्षद्वीप 47,972 और दमन एवं दीव 1,02,260 है। ठीक। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, और प्रथम है तो जरूर ही पूछेगा। और आगे ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्षता मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। राष्ट्रपति प्रमुख पदाधिकारियों का मासिक वेतन, राष्ट्रपति 5 लाख रुपए है इनका मासिक वेतन। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। ध्यान रखिए, इसकी याद करने की ट्रिक है कि राष्ट्रपति से 1 लाख कम है। ठीक है, राज्यपाल से ये 50,000 कम है। याद रखिएगा, तो 3,50,000 इनका है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आपका 2,80,000 है, 2,80,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, 2,25,000 रुपये है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का 2,50,000 है। किसके बराबर है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000 रुपये इनका मासिक वेतन है। ठीक है, चलिए आगे। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। पूछ लेता है, जिसमें से 225 सदस्य 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली और 1 पुडुचेरी से एकल संक्रमणी मध्य प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित होगा या हो गया है। और आगे भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो कौन थी? नरगिस दत्त थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। क्योंकि यही क्यों ऐसा, ये सर्वप्रथम राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति क्यों थे? क्योंकि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे।
जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का प्रथम मतलब वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे प्रमुख राज्यों की राज्यसभा सीटें कहाँ हैं? देखिए, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज़्यादा थी और राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीट राज्यसभा की है, देश में सर्वाधिक हैं। फिर महाराष्ट्र की आती है 19 हैं, तमिलनाडु की 18 है, पश्चिम बंगाल की 16 है, बिहार की 16 हैं राज्यसभा सीटें, कर्नाटक की 12 हैं, आंध्र प्रदेश की 11 हैं, गुजरात की 11 हैं, मध्य प्रदेश की 11 हैं, राजस्थान की 10 हैं, उड़ीसा की 10 हैं। केरल की 9 सीटें हैं राज्यसभा की, असम की 7, पंजाब की 7 और तेलंगाना की 7, झारखंड की 6, हरियाणा की 5 और छत्तीसगढ़ की 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में भी आया हुआ है। शून्यकाल 0 आवर्स प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक, देखिए संसद में जब प्रश्नकाल होता है तो उसके ठीक बाद 12 बजे से लगा के 1 बजे के बीच का जो समय हो उनको हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के अति महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपराओं के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत करता है। समिति में कुल 22 सदस्य ठीक होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक, अब प्राक्कलन या आकलन समिति से बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। इस समिति में सदस्यों की संख्या 20 होती है। लोक लेखा समिति में कितनी थी? 22 थी। इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2, याद रखिएगा, अब आ रहा है क्वेश्चन अच्छे और भी, के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की शक्ति सिर्फ भारतीय संसद में निहित है। याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और 3 इनको याद रखिएगा आप। ठीक है, और आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन सी समिति थी? याद रखिएगा, फजल अली समिति थी। ठीक है, और कितने? 14 राज्य और 6 पर गठित हुए थे।
आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य था। ध्यान रखिए, फिर से मैं इसको आपको रिपीट करता हूँ। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में कौन प्रथम राज्य था। मतलब भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे गठित हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1953। याद रखिए, भाषी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तेलंगाना राज्य का निर्माण दिवस 2 जून 2014 है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश गोवा भारत का 25वां राज्य बना। पहले गोवा क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था 30 मई 1987, लेकिन 30 मई 19 केंद्र शासित प्रदेश गोवा 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश गोवा था, वो भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इसको। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को क्या है, संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नए राज्यों का गठन, मतलब कौन राज्य कब गठन हुए थे, इनके बारे में ये याद रखिएगा। ये बहुत बार ये सुमेलित करके कभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन दे देगा, यूपीएसआई में तो अभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं सुमेलित करने वाला मिला, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है किस सन में कौन सा राज्य गठन हुआ है, लेकिन आगे एग्जाम में दे सकता है। आंध्र प्रदेश, देखिए, नए राज्यों के का गठन वर्ष 1953 में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में स्थापना हुई, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय ये 1972 में इनकी स्थापना हुई, सिक्किम 1975 और 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में। याद रखिएगा। अब भारत के राज्य उनकी राजधानियाँ आई, याद रख लीजिए, बहुत आएगा ये क्वेश्चन आता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब आइए संघ शासित क्षेत्र और उनकी राजधानियां। तो संघ शासित क्षेत्र और राजधानियां: अंडमान एवं निकोबार द्वीप पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली सिलवासा, दमन एवं दीव की राजधानी दमन, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीलंका जम्मू, लद्दाख की कोई राजधानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ तथा 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। अनुच्छेद 53 परंतु के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन है। देखिए बहुत कभी कभी क्या होता है, राज्यपाल कभी कभी क्या आज भी प्रेजेंट टाइम में बहुत जगह पे राज्यपाल एक राज्य के तो राज्यपाल होते ही हैं, और एक या एक से अधिक भी राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति या 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। और वो आर्टिकल कितने हैं? 153। याद रखिएगा, ये हम इसलिए आपको बता रहे थे कि ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत आता है क्वेश्चन, अब बहुत बार आया भी है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति प्रसाद, यूपीएसआई देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद 156 के था राज्यपाल को पदावधि से पूर्व भी पहले भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा देना, पदच्युत कर सकता है। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, संसद के किसी भी सदन और राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल
अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के राज्य स्तर पर वही अधिकार एवं कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ स्तर पर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं। भारत में राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद में किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद में किसी भी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करेगा। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 164 फर्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए लोकसभा में था 25 वर्ष, तो यहाँ विधानसभा में 25 वर्ष है। ठीक है, देखिए केंद्र की जो लोकसभा राज्यसभा है वही राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है और दोनों का कानून एक ही होता है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, नहीं बाकी सेम। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आर्टिकल 200 के अनुसार है ऐसा। देखिए आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, लेकिन राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, आगे राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में से अग्रिम धन दे सकता है। राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है उससे में से अग्रिम धन दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी भी विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। संविधान के अनुसार 169 संसद किसी भी विधान परिषद का गठन कर सकती है। संसद, याद रखिएगा, संसद की बात हो रही है, तथा उसे समाप्त भी कर सकती है। देखिए यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड
का राज्यपाल निलंबन, परिहार, लघुकरण क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। निलंबन कर सकता, परिहार, लघुकरण, लघुकरण का मतलब सीधा मतलब कम उसकी जो उसको मतलब कि सज़ा जो मिली है, मान लीजिए 10 साल की मिली है तो उसको 5 साल कर सकता है, 2 साल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से मृत्यु पर्यंत 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। किसने? 13 फरवरी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखिए, देखिए मैं फिर से इसको स्टूडेंट को रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब विधानसभा, ठीक है, ये राज्य में होता है, कि निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, ठीक है, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों का, ठीक है। अब आइए संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, महाधिवक्ता, जैसे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, मतलब महान्यायवादी केंद्र में केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी तरह राज्य में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होंगी। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक, धन विधेयक से भिन्न विधेयक हो साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक
माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। ठीक है। धन विधेयक से भिन्न, मतलब धन विधेयक को नहीं धन विधेयक से भिन्न साधारण विधेयक कोई है तो विधान परिषद में प्रथम बार में 3 माह तक और विधानसभा में 1 माह तक, यानी इस प्रकार कुल 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के लिए भीतर लौटाना होता है। ठीक है, चलिए आगे। राज्य में धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना, एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 से पारित कर दे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारणतः विधेयक की भांति समान बहुमत से पारित कर सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति समान बहुमत से पारित कर सकती है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से चुना जाता है। मतलब विधान परिषद में कुल सदस्य का 1/6। ठीक है, यानी कुल सदस्य मान लीजिए आप 60 हैं तो उसका 1/6, 60 का 1/6 यानी 10 को वो मनोनीत रखने वाले व्यक्ति में से चुना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लोकसभा राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को न तो भंग और न ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषद को यदि भंग नहीं किया जा सकता तथापि अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत उन्हें संसद द्वारा। ठीक है, आगे आइए। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार देश में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका तो है
लेकिन ये अभी हाल ही में करंट में न्यूज आई थी या है कि ये अपना विधान परिषद समाप्त कर दिया है। ठीक है, मतलब बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी विधानसभा भी यहाँ पे है, विधान परिषद भी अस्तित्व में यहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। देखिए, विधानसभा की संरचना के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक, मतलब 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, और 60 से न्यूनतम से मिलकर बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्य को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। देखिए, आर्टिकल 171 ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 324 के तहत राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन के संचालित, मतलब कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है यानी विधानसभा का चुनाव होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। याद, पहले इसको एक बार और समझिए आप। संविधान के अनुच्छेद 179 के परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद का रिक्त नहीं करेगा। मान लीजिए प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपना अध्यक्ष पद को रिक्त नहीं करेगा। आगे आइए। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे आप लोकसभा में देख रहे थे, आपको अपने पीछे पढ़ाया है, आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। यदि राज्य विधानमंडल ऐसी विधि नहीं बनाते तो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। ठीक है,
आगे, विधानसभा के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान और विघटन का आदेश राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सत्रावसान और विघटन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह राष्ट्रपति में था, आप उसको पढ़े होंगे तो पता होगा, आप इसको गेस करिए, ठीक है। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। और सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष हो गया है, क्योंकि आप पढ़े थे पीछे कि पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, वो एक राज्य बन गया है, केंद्र शासित राज्य बन गया है। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए। मायावती एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, आज मैंने आपको केंद्र और राज्य दोनों के विषय में पूरी तरह से पढ़ा दिया, समझा दिया। आप इसको बार बार वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने बहुत अपने जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, मैंने पूरा आपको समझाया, इसको अच्छे से समझाया है। और आप इसको अच्छे से पढ़िए। यूपीएससी का एग्ज़ाम मुझे जो लगता है कि वो शायद सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है। अब देखिए, सरकार है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब, मुझे हम लोग से फोकस हम लोग का पढ़ाई पे होना चाहिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम पे होना चाहिए। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप कर लीजिए। देखिए, मैं अभी आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जब धीरे धीरे मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूँगा, फिर एक बार अच्छे से, और आपको पूरा यूपीएससी की तैयारी मैं कराऊंगा। अभी मैं संविधान चल रहा हूँ, फिर मूल विधि लेके चलूँगा, ऐसे मैं चलता रहूँगा। फिर इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं सब लेके यूपीएससी के लिए आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके पास नोटिस तुरंत पहुँच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।